हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है फ्रेंड, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है और बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का है फ्रेंड, जो 2024 में आने वाला है और इसका नाम है जुनून सीरीज। सेक्शनल टेस्ट है फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 5 और इसमें मेडाइवल हिस्ट्री का सतीश चंद्रा बुक से लिया हुआ है, जो चैप्टर 2 से 21 तक का है और 120 क्वेश्चन रहेगा उसमें। और करंट अफेयर 1 से 15 मार्च का करंट अफेयर रहेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहता है तो कमेंट बॉक्स पे आप सजेशन दे सकते हैं और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स इससे पहले जुनून सीरीज का 4 टेस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद आधार सीरीज भी चल रहा है फ्रेंड, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो एडुटेरिया का ही है, तो उस पर भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पे टेस्ट सीरीज करके आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे भी आप चैनल में जुड़ सकते हैं, ताकि जो भी मैं वीडियो होता है मैं वहाँ पे डालती हूँ तो आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पाल साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 750 ईस्वी में गोपाल के द्वारा। देखिए पेज नंबर 3 है सतीश चंद्र का बुक में, 13 है। देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 8वीं शताब्दी के मध्य से पूर्वी में बंगाल में अराजकता थी। उस अराजकता को दूर करने के लिए उस क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति ने 750 ईस्वी में गोपाल नामक व्यक्ति को राजा चुना। इस प्रकार गोपाल 750 में पाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले एग्जाम में यही देखेंगे फ्रेंड्स कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो कौन सा सही है फ्रेंड्स? तो इसमें लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 के बाद कश्मीर का शाह ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कनौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो केवल 2 इसमें सही है और तो बी आंसर हो जाएगा इसका। देख लेते हैं, प्रथम कथन 2 सही है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कश्मीर का शासक ललितादित्य ने कुछ समय तक पंजाब और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल थे। कन्नौज को हर्ष के समय से ही भारत में प्रभुसत्ता की प्रतीक माना जाता है। जहाँ तक उत्तर भारत और कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पालो प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष प्रारंभ होने का प्रश्न है, तो यह गोपाल के समय नहीं बल्कि उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल के, जो धर्मपाल का समय काल कितना है, तो 707 से 810 ईसा के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरब सौदागर ने भारत के किस साम्राज्य का दौरा किया था और उसकी शक्ति और समृद्धि की चर्चा थी? तो कहाँ पे किया था फ्रेंड्स? तो पाल में। 8वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व था। उनकी शक्ति की गवाही सुलेमान नाम के एक अरब सौदागर ने दी थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत आया था और उसने यहाँ का वृत्तांत लिखा था। वह पाल राज्य को रुहमा या धर्मपाल का संक्षेप कहता है। उसने अपने वृत्तांत में पाल राज्य की शक्ति और समृद्धि की भी चर्चा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कथन और कारण है फ्रेंड्स। तो इसमें देखना पड़ेगा कथन कारण में क्या सही है। तो कथन है बंगाल के पाल शासकों के तिब्बत से भी गहरे सांस्कृतिक संबंध थे। और दूसरा कारण में है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वानों को तिब्बत आमंत्रित किया गया था। तो इसमें एक ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, तिब्बत के पाल शासकों के गहरे संबंध थे। तिब्बत से पाल शासकों के गहरे संबंध थे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान शांतरक्षित और दीपांकर उर्फ अतीश को तिब्बत निमंत्रित किया गया था। उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म के एक नए रूप को प्रचलित किए थे। फलस्वरूप अनेक तिब्बती बौद्ध अध्ययन के लिए नालंदा और विक्रमशिलाएं। अतः कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया के किस बौद्ध धर्मावलंबी शासकों ने पाल शासकों से नालंदा मठ बनाने की अनुमति मांगी तथा उसके रख रखाव के लिए 5 गांव देने की प्रार्थना की थी? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो शैलेंद्र ने। ऑप्शन सी हो जाएगा।
दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ ही पाल शासकों के अच्छे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। शैलेंद्र नामक शासक जो बौद्ध धर्मावलंबी थे और जिनका मलाया, जावा, सुमात्रा और पड़ोसी द्वीपों पर राज था, उन्होंने पाल शासक देवपाल के दरबार में अपने राजदूत भेजे। उन्होंने नालंदा में एक मठ बनाने की अनुमति मांगी थी और उनके रख रखाव के लिए 5 गांव देने की प्रार्थना भी की गई थी। यह प्रार्थना मान भी ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन कौन सी है, तो ये देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें 3 और 4 सत कथन है, जिसमें पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षण थे, तो ये बिल्कुल सही है। पाल शासकों में ब्राह्मणों को खूब दान दिया गया था, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो यहाँ पे धर्मपाल नहीं किए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे पाल शासक भी नहीं किए थे, यहाँ गुप्त शासक किए थे और कुमार गुप्त ने किया था, तो ये ऑटोमेटिक गलत हो गया था फ्रेंड्स। पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो विक्रमशिला का विश्वविद्यालय का स्थापना देवपाल ना करके धर्मपाल ने किया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने नहीं बल्कि 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, तो ये सही है, ये वाला था ऑप्शन। और बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे, तो ये विजयालय थे। ठीक है, देख लेते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय थे, जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका था। उसने क्या है, तो 850 में तंजावुर पर कब्जा कर चोल प्रशासन को स्थापित किया था। 9वीं शताब्दी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को भी हरा चुके थे और पांड्य को भी कमजोर कर चुके थे। इस तरह तमिल भूमि पर उनका अधिकार स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है, किस चोल शासकों ने गंगईकोंड चोल, गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था फ्रेंड्स, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 एक महान चोल शासक था। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृत्यों में से एक था। इसमें क्या, तो चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार 2 स्थानीय राजाओं को हरा दिया था। इस विजय की स्मृति पर राजेंद्र प्रसाद ने गंगईकोंडम गंगा का चोल विजेता उपाधि धारण की थी। फ्रेंड्स, अगर आप ये टेस्ट सीरीज कर लेंगे ना, तो अगर बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में साथ में आंसर आपको दे दिया है, जिससे आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में भारत का दौरा करने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का था, तो मार्को पोलो वेनिस का था फ्रेंड्स, जो वेनिस कहाँ है, तो इटली में। और मार्को पोलो वेनिस इटली यूरोप का एक प्रसिद्ध यात्री था, जो 13वीं शताब्दी में केरल भारत की यात्रा दौरा किया था। उसने तत्कालीन दक्षिण भारत की स्थिति पर कुछ महत्वपूर्ण विवरण दिए थे। चोल शासक के संबंध में मार्को पोलो कहता है कि राजा की मृत्यु उनके सभी अंगरक्षक उसकी चिता में जल के मर जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, महान चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में गंगईकोंडचोलपुरम, गंगा के चोल विजेता का नगर नामक अपनी नई राजधानी को किस नदी के मुहाने पे स्थापित किया था, तो कावेरी नदी के मुहाने पे, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चोल काल में दक्षिण भारत में निर्मित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो तंजावुर में। ठीक है, तंजावुर में। राजराज प्रथम कौन, राजराज प्रथम ने 985 से 1014 ईस्वी के एक प्रसिद्ध चोल शासक था। उसने कावेरी के डेल्टा समेत पूरे तमिल क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में एकजुट किया। उसके प्रभाव को उत्तर में कलिंग, उड़ीसा तक फैलाया। राजराज प्रथम एक विजेता के साथ भव्य मंदिरों के निर्माण के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ था। उसने अपनी विजय पहचान के रूप में विभिन्न स्थानों पर शिव और विष्णु के अनेक मंदिर बनवाए थे। ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध तंजावुर स्थित राजराजेश्वर मंदिर था, जो 1010 ईस्वी में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें सत्य कौन है। तो चोल शासक 4 मंडलों प्रांतों में बांटा गया था, तो ये सही है। और चोलकालीन अभिलेखों में हमें ग्राम शासन की 2 सभाओं का ज्ञान होता है, जिसे ऊर तथा महासभा कहा जाता है, तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स। ऊर ब्राह्मणों के गांव में वयस्क
पुरुषों की सभा होती थी, तो ये गलत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊर कौन था? तो ऊर समान गांव की आम सभा को कहा जाता था और महासभा ब्राह्मणों के गांव को वयस्क पुरुषों की सभा को कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है 70 सौदागरों के एक चोल प्रतिनिधिमंडल ने कब चीन का दौरा किया था? तो 1077 में किया था फ्रेंड्स। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, तो आंसर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चोल साम्राज्य अपनी सामरिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के अलावा वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में भी अग्रणी थे। चोल शासकों ने चीन में अपने अनेक प्रतिनिधिमंडल भेजे थे जो अंशतः कूटनीति और अंशतः व्यापारी थे। इस प्रकार 70 सौदागरों का एक चोल प्रतिनिधिमंडल 1077 चीन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और क्या यहाँ पे पूछ रहा है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य पहले पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 9वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था, तो ये गलत है। जबकि शंकराचार्य के मत अनुसार ब्रह्मा और जगत का अंतर आभासी अंतर है, ना कि वास्तविक। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें ए असत्य है, जिसमें असत्य ही पूछ रहा था फ्रेंड्स। भारत में प्रसिद्ध दार्शनिक चिंतन शंकराचार्य का जन्म संभवतः 9वीं शताब्दी में केरल में हुआ था, ना कि कर्नाटक में हुआ था, तो ये पहला गलत हो गया था। और शंकराचार्य के दार्शनिक अद्वैत कहा जाता है। उनके अनुसार ब्रह्मा और जगत एक है, उनका अंतर अज्ञानता के कारण प्रतीत होता है। शंकर ने वेदों को सच्चे ज्ञान का स्रोत बताया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 14 का हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें 16वीं शताब्दी के आरंभ तक भक्ति आंदोलन अपने जनप्रिय रूप में हिंदू समाज के सभी हिस्सों को स्वीकृत हो गया था और रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा को अनेक विचारकों ने अपना लिया था। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, ए आर की सही व्याख्या भी करता है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 11वीं सदी में रामानुज के रूप में एक और प्रसिद्ध आचार्य प्रादुर्भाव हुआ। रामानुज ने वेदों की परंपरा से भक्ति को जोड़ने की कोशिश की। उनका तर्क था मुक्ति के लिए प्रभु का ज्ञान से अधिक महत्व प्रभु का कृपा है। ठीक है, उन्होंने इस बात को प्रतिपादन किया था कि प्रभु के प्रति समर्पण का मार्ग शूद्रों और दलितों समेत सभी के खुला है। रामानुज द्वारा स्थापित परंपरा को आगे अनेक विचारों ने अपनाया। इस तरह जनप्रिय रूप से भक्ति आंदोलन 16वीं सदी के आरंभ होते होते हिंदू समाज के सभी को स्वीकृत हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 का क्वेश्चन है, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो ये चालुक्य वंश के शासकों ने किया था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जैन धर्म एक लोकप्रिय धर्म में बना था। जैन धर्म व्यापारी समुदाय के बीच अधिक लोकप्रिय था। गुजरात के चालुक्य शासक कहाँ? तो गुजरात के चालुक्य शासक जैन धर्म के महान संरक्षक थे। उनके काल में कुछ शानदार जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था, जैसे अब्बू पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें कौन सा कथन सही है? तो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच लिखे गए कुछ धर्मशास्त्रों में समुद्र यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो सही है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इस काल में लिखे गए कुछ धर्मशास्त्रों में उन क्षेत्रों को बाहर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जहां मूंछ घास नहीं उगती, जहां काला चिराग नहीं विचरता, अर्थात भारत से बाहर खारे समुद्र को पार करने को अशुद्ध का कारण माना जाता था फ्रेंड्स। और शायद इस कारण यह रहा होगा कि यदि लोग समुद्र यात्रा करेंगे तो पश्चिम में इस्लाम या पूर्व में बौद्ध धर्म के संपर्क में आएंगे, तो ये लोग कहीं तो धार्मिक विचार को लेकर न लौट जाएं, जो साहस समूहों और ब्राह्मणों को लज में डालने वाला था। हालांकि उनके प्रतिबंधों का बहुत गंभीर से नहीं लिया गया था और ऐसे प्रतिबंधों को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में चीन और भारत के समुद्री व्यापार में कोई बाधा नहीं पड़ी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लिंगायत या वीरशैव आंदोलन के संस्थापक वासव और चन्नवासव का संबंध किस वंश के राजदार से था? तो कलचुरी वंश से था फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ है 12वीं शताब्दी में पैदा होने वाले
लिंगयात या वीरशैव आंदोलन एक लोक आंदोलन था और इसका संस्थापक बसाव और उसका भतीजा चनवास थे, जो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है श्रमबेलगोला कर्नाटक स्थित विशाल गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो ये गंग वंश के किया था फ्रेंड्स। तो ध्यान देंगे, कर्नाटक के गंग वंश के शासक भी जैन धर्म के महान संरक्षक थे। इसके काल में अनेक भागों में बहुत से जैन बासड़ियों, मंदिरों और महास्तंभों का निर्माण हुआ था। श्रमबेलगोला स्थित विशाल जैन मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति गंग वंश के शासन में स्थापित हुआ था। यह मूर्ति कितनी है? तो 18 मीटर ऊंची और ग्रेनाइट की चट्टान तराश कर बनाई गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। हिंदू धर्म का पुनरुद्धार और प्रसार, बौद्ध और जैन धर्मों का निरंतर पतन 8वीं से 12वीं सदी के भारतीय इतिहास का विशेषता है। तो ये सही है। जैन धर्म के 4 उपहारों के अंतर्गत आभूषण और वस्त्र भी शामिल है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अनेक जनप्रिय संतों ने किया था, जो नयनवार और अलवार कहलाते थे। तो ये भी सही है। और 5वां सही है, नाथपंथी संप्रदाय के प्रणेता गोरखनाथ थे। तो ये सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 5 सही है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो इजी हो जाएगा। जैन धर्म के 4 उपहारों सिद्धांतों में जैन धर्म को इस काल के कुछ लोकप्रिय प्रदान थी। जैन धर्म के 4 उपहारों के अंतर्गत ज्ञान था, भोजन थी, औषधि और आवास था, न कि ज्वेलरी वगैरह था। ठीक है। 11वीं सदी के प्रसिद्ध आचार्य रामानुजाचार्य की शिक्षा विशिष्ट द्वैतवाद कहलाती है। अद्वैतवाद 9वीं शताब्दी के शंकराचार्य का शिक्षा को कहलाता है। तो ये भी सही हो गया। देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन और कारण दिया हुआ है और इसमें क्या पूछो? तो सही पूछ रहा है। तो पश्चिम एशिया और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती थी तथा 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच भारत को प्रभावित करती थी। भारत में घुसपैठिया का कारण बनी और कारण में दिया हुआ है 9वीं शताब्दी में अब्बासी राजवंश के खंडहर पर अनेक महत्वाकांक्षी राज्यों का उदय हुआ। तो ये आंसर हो जाए इसका। इसका है दोनों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पश्चिमी और मध्य डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे तो बुक ना भी पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। पश्चिम और मध्य एशिया की घटनाएं अक्सर भारत को प्रभावित करती है और कभी कभी उत्तर पश्चिम से घुसपैठियों का कारण बन जाती है। प्राचीन काल से ऐसा ही होता आया है। पश्चिम एशिया में 7वीं सदी में एक शक्तिशाली प्रसारवादी अरब साम्राज्य का अब्बासी राजवंश के रूप में उदय हुआ था। 9वीं शताब्दी में अब्बासी राजवंश पर अनेक महत्वाकांक्षी युद्ध प्रेमी तुर्क राजा का उदय हुआ था। ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स शाहनामा के रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी 11वीं शताब्दी में किसके दरबारी कवि थे? तो ये महमूद गजनवी के थे। ठीक है, महमूद गजनवी। तो पहले क्वेश्चन शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने, और महमूद गजनवी के टाइम में दरबारी कवि थे। फिरदौसी 11वीं शताब्दी में एक महान फारसी विद्वान था। उनकी रचना शाहनामा ने ईरानी पुनर्जागरण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिरदौसी गजनी के प्रसिद्ध शासक महमूद गजनवी, जो 998 से 1030 के दरबारी कवि थे, अपने रचनाओं के माध्यम से तुर्कों का इस्लामीकरण ही नहीं बल्कि फारसीकरण भी किया था। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 हमले किए थे। आरंभिक हमले में उन्हें हिंदुस्तानी राजाओं के खिलाफ किया था। हिंदुस्तानी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो वह हिंद। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध शासक और ईरानी संस्कृति पुनर्जागरण में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में उसने भारतीय क्षेत्र पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। उसका आरंभिक हमला अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र पर शासन कर रहे हिंदुस्तानी राजाओं के खिलाफ था। हिंदुस्तानी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो विहिंद थे, पेशावर में। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का आक्रमण और वर्ष है और सूची 2 में वर्ष है। तो कहाँ पे कब किए थे? तो ये देख लेते हैं फिर। पेशावर में 1001 में किया था, लाहौर में 1015 में, कन्नौज में 1018 में और सोमनाथ गुजरात में 1025 में किए थे आक्रमण। नेक्स्ट है महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सत्य है? तो देख लेते हैं कौन सा सत्य है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए।
जिसमें सोमनाथ गुजरात स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर जहां लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष आते थे। सोमनाथ एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था, तो ये भी सही है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को नष्ट कर दिया और उसके कुछ भाग को अपने साथ गजनी भी ले गया था। सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद वापसी के क्रम में महमूद गजनवी को राजपूतों एवं जाटों के दस्तों का प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। उसी में उसकी मृत्यु भी हो गई थी फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा ए। सोमनाथ आक्रमण करने के बाद वापस में महमूद गजनवी और राजपूतों के जाटों से दौर में प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ा था। नेक्स्ट है गढ़वाल या गढ़वाल राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी वाराणसी में थी। 11वीं से 13वीं के बीच प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में राजपूत राज्य का उदय हुआ। उनके से सबसे महत्वपूर्ण कन्नौज के गढ़वाल थे और चरम काल में गढ़वाल या गढ़वाहल का बिहार में मुंगेर से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। इस वंश का सबसे महान शासक कौन थे? तो गोविंद चंद्र थे। उसने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाया था और बनारस वाराणसी में उसकी दूसरी राजधानी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है। तो भाईचारे के भाव के कारण पूर्व मध्यकाल में राजपूत समाज को अनुशासित करने में काफ़ी मदद मिली थी और राजपूत समाज का आधार कुल क्लान क्या था? हर कुल अपने आप को एक साझे वास्तविक या काल्पनिक पूर्वजों की संतान मानता था। तो ए गलत है फ्रेंड्स, लेकिन आर सही है, तो इनसे आंसर हो जाएगा डी। राजपूत समाज का आधार कुल क्लान था। हर कुल अपने आप को साझे वास्तविक या काल्पनिक पूर्वजों की संतान मानता था। इससे एक लाभ तो राजपूत समाज को हुआ कि उसके बीच भाईचारे या समानता का भाव उत्पन्न हुआ था, लेकिन इसी विशेषता उनके बीच अनुशासन बनाए रखना कठिन हो गया था। अनेक पीढ़ियों तक चलने वाले झगड़े राजपूतों की एक और कमजोरी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 27 का। 28 का है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान के किस अभियान के तहत अल्लाह और उद्दल नाम के 2 प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे? तो कब? तो बुंदेलखंड अभियान में। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के चौहान राजाओं में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान को 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में गद्दी पे बैठा। तत्काल प्रसारित से एक जोरदार नीति आरंभ हुई थी और छोटे छोटे राजपूतों को राज्य खिलाफ संघर्ष में वह सफल हुआ और उसी में मजबूर होकर गंगा घाटी की ओर मुड़ गया था। बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ एक अभियान में चलाया था। इसी संघर्ष में अल्लाह उद्दल नाम के 2 प्रसिद्ध योद्धा मारे गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कौन है? तो इसमें क्या है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था, तो ये भी गलत है। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये भी गलत है। देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में था, जबकि कोणार्क के सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में था। तो दोनों को इंटरचेंज कर दिया था फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रसिद्ध तराइन की पहली लड़ाई कब और किस क्षेत्र के विवाद के कारण हुआ था? तो ये हो गया 1191 के तरबिन हिंद को लेकर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 में मुइजुद्दीन मोहम्मद और जयचंद जयभद्र के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, तो और इसमें लड़ा गया था 92 में। मुइजुद्दीन मोहम्मद तराइन के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और क्या हुआ था? तो ये जीत गए थे गुलाम, और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को देखभाल के लिए सौंप कर वापस लौट गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो उनकी मृत्यु हो गई थी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने चौगान खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1210 में चौगान आधुनिक पोलो की तरह खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठने के आरंभिक कुछ वर्षों में इल्तुतमिश से जुड़ी चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है फ्रेंड्स। तो इसमें कोई भी सही नहीं है,
तो देख ले, डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं। निस्संदेह 1210 में इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों में प्रमुख थे कौन? तो इल्तुतमिश के सत्तारोहण के समय अली मर्दान खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित किया था, तो ये है। और दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक के एक अन्य गुलाम कुबाचा ने लाहौर तथा पंजाब के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो दोनों कथन क्या था? दोनों असत्य था। ये दोनों सही है फ्रेंड, जो अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्लू खां था? तो उल्लू खां बलबन का नाम था। ठीक है, बलबन जो 1264 से 87 में दिल्ली सल्तनत का एक शक्तिशाली शासक था, उनका नाम मूल नाम क्या था? तो उल्लू खां था, और वह तुर्की मूल का सरदार था। गद्दी पे बैठने के पूर्व वह नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके वह अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा बलबन, मतलब ए आंसर। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिया हुआ। तो कथन है, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरा है कारण, बलबन के शासनकाल में दिल्ली के आसपास और दोआब क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब थी, तो दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, मंगोलों से भारतीय क्षेत्रों को वास्तविक खतरा किस कालखंड में पहली बार उत्पन्न हुई थी? तो 13वीं शताब्दी का तीसरा दशक में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक किस मुल्क के थे? तो किस मुल्क के थे फ्रेंड्स? तो तुर्क अफगान थे, तो आंसर हो जाएगा बी। खिलजी वंश के शासक तुर्क अफगान मूल के थे। दरअसल जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में खिलजी कुलीनों के एक दल ने 1290 में बलबन की उत्तराधिकारी को उखाड़ फेंका और खिलजी वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1296 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के पूर्व अलाउद्दीन खिलजी किस पद पे आसीन था? तो किस पद पे था फ्रेंड्स? तो इसमें अवध का सूबेदार था। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो सन ईस्वी में दिल्ली पे तैमूरलंग के हमले को तुगलक राज साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जाता है। तो कब? तो 1398 में दिल्ली पे तैमूरलंग के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1358 में दिल्ली पे तैमूर के हमले को तुगलक साम्राज्य के अंत का आरंभ माना जाता है। और उस टाइम कौन थे फ्रेंड्स? तो उनकी मृत्यु के बाद पतन हो गया था। और औपचारिक रूप, हाँ, इसमें 1358 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद वंश का पतन हो गया था और औपचारिक रूप से 1412 में पूरा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों पर विचार करें और उनके उपयोग में काला अनुक्रमण क्या था? तो क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, जिसमें सबसे रणथंभौर अभियान हुई थी, उसके बाद चित्तौड़ अभियान और लास्ट में वारंगल अभियान हुआ था। तो अलाउद्दीन यहाँ पे रणथंभौर अभियान कब हुआ था फ्रेंड्स? तो रणथंभौर अभियान 1301 में, चित्तौड़ अभियान 1303 में और वारंगल अभियान 1311 में हुआ था। 1309 से 1311 के बीच में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 41 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय एक जीतल मुद्रा की कीमत 48 टके के बराबर होता था और अलाउद्दीन खिलजी के समय मन अनाज माप की इकाई को 15 किलोग्राम के बराबर होता था। तो कौन सा इसमें सही है फ्रेंड्स? तो इसमें देख लेते हैं आंसर क्या है। इसमें केवल 2 आंसर सही है। अलाउद्दीन खिलजी के समय टंका और जीतल मुद्रा के 2 प्रचलित प्रणालियां थी। टका चांदी के सिक्के को कहा जाता था और जीतल तांबे के सिक्के को कहा जाता था। टका 48 जीतल के बराबर होता था। अर्थात कथन क्या हो? तो कथन गलत है। यहाँ पे क्या बोलता था? टका कितने में है फ्रेंड्स? तो जीतल का मुद्रा यहाँ पे बोला था, तो यहाँ पे भी इंटरचेंज कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे, अब इंटरचेंज करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया था, तो ये सही है। और अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सबसे अधिक बढ़ गया था, तो दोनों सही है फ्रेंड्स। इसमें आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है मोरक्को अफ्रीका का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता
किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता MBT के समय में आया था फ्रेंड्स, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे, जो 1324 से 91 तक रहे थे। इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अन्य घटनाओं को उल्लेखित किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मोहम्मद बिन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। 44 का है मोहम्मद बिन तुगलक के अनेक साहसी प्रयोग में से एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को किस धातु में जारी किया था? तो ये तांबे में जारी किया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी फ्रेंड्स, ये कांसे में जारी किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? तो 1, 3, 4 सत्य है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक ने संतों की मज़ारों पर इबादत करने के लिए मुस्लिम स्त्रियों को जाने पर रोक दिया था, तो ये सही है। और फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर देने से मुक्त रखा था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर जजिया कर मुक्त नहीं किया था फ्रेंड्स, इनफैक्ट जजिया कर ब्राह्मणों पे फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था, तो ये गलत है। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने हिंदू धर्मांधों के संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए कदम उठाया था, तो ये सही है। और फिरोज शाह तुगलक को सार्वजनिक निर्माण के लिए भी याद किया जाता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें 1 और 3, 4 सही है। नेक्स्ट है ख्वाजा जहां नामक प्रसिद्ध वजीर दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के थे। नेक्स्ट है संतलनकालीन विभाग और कार्य है, तो यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपको एक भी आता होगा तो आप बना लेंगे। तो दीवान ए बंदगान किसने स्टार्ट किया था? तो दीवान ए बंदगान दास विभाग था। दीवान ए ईसा क्या था? तो दीवान ईसा राजकीय पत्राचार था। दीवान ए अर्ज क्या था? दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। और दीवान ए रिशाल क्या था फ्रेंड्स? तो दीवान ए रिशाल धार्मिक प्रबंधन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत कालीन प्रशासन में शाही कारखानों के प्रभावी अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वकील ए दर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विकल्प दिल्ली के सल्तनत के प्रशासन की इकाइयों के ऊपर से नीचे क्रम में सही रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसमें है सबसे पहले आंसर हो जाएगा डी। पहले सूबा है, उसके बाद सिंह, उसके ऊपर पड़ना, और ग्राम सबसे छोटा जगह पे था फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत कालीन पद और कृत्य कार्य क्या है? तो इसमें सुमिलित करना है, तो इसका देख लेते हैं। मुकदम क्या था? तो मुखिया का गांव प्रधान होता था। खूत क्या होता था? तो भूस्वामी। अमील क्या होता था? तो आमिर परगने का प्रमुख होता था। और बरीद जसूस होता था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन में है सल्तनत कालीन राज्य की प्रकृति औपचारिक अर्थ में इस्लामी था, और कारण क्या है? तो उलमा धार्मिक प्रमुख को राज्य की नीतियों में दखल देने का व्यापक अधिकार था, तो ए इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्तनत कालीन प्रशासन के संबंध में जवाबित शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, तो अब जवाबित का होता है सुल्तान का कानून। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहमनी साम्राज्य का कब अस्तित्व में आया था? तो बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया था। बहमनी साम्राज्य 1347 में अस्तित्व में आया था। वह अफगान मूल का एक व्यक्ति अलाउद्दीन हसन उसका संस्थापक था, क्योंकि और उससे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वह गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा में रहकर ऊपर उठा था। नेक्स्ट है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच टकराव का प्रमुख मुद्दा तुंगभद्रा का दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महान सम्राट कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर सम्राट के किस वंश से था? तो तुलु वंश से था फ्रेंड्स। संगम वंश का कार्यकाल था 1336 से 1485। तो सुलु वंश का था 1485 से 1505। तुलु वंश का था 1505 से 1570 और अरविडू का था 1570 से 1646। ठीक है,
विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय जो 1509 से 1530 के का संबंध तुलु वंश से था। कृष्णदेवराय एक महान निर्माता होने के साथ साथ तुलु एवं संस्कृत भाषा के महान विद्वान भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीनकर अपनी नई नीति आक्रमण नीति का आरंभ किया था। तो कब? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी। 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीनकर 15 फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क को अपनी नई नीति का आक्रमण नीति आरंभ किया था। ठीक है, किसने किया था? किसने छीना था फ्रेंड्स? तो 1510 में फ्रांसिसो डी अल्बुकर्क ने गोवा से छीन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 56 का सी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत अमरम किस प्रकार के क्षेत्र को सूचित करता है? तो ये 57 का क्या आंसर हो जाएगा? तो सैन्य सरदारों के नियंत्रण वाले क्षेत्र को अमरम कहते थे। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। खानदेश को मूल साम्राज्य में 1662 में मिला लिया गया था। अल मलिक अंबर का नाम जन्म इथोपिया में हुआ था। तो केवल इसमें क्या कथन है? तो केवल कथन 2 सही है। ठीक है, तो सही कथन केवल 2 है, जिसमें मलिक अंबर का जन्म इथोपिया में हुआ था। अकबर मालवा और फिर खानदेश पहुंचा तो वहां कहा गया है कि खानदेश के नए शासक उस समय शहजादा दानियाल के प्रति पर्याप्त सम्मान नहीं दिखाता था। जब वह अहमदनगर जाते हुए इलाके से गुजर रहे थे तो अकबर खानदेश से असीरगढ़ के किला पाना भी चाहते थे। दक्कन के सबसे मजबूत मशहूर रूप में मशहूर था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? मलिक अंबर इथोपिया में ही जन्मा था और एक अबिसिनियाई था। नेक्स्ट है, मलिक अंबर के ठेले इजारा पर जमीन देने की व्यवस्था लाऊ की थी और मलिक अंबर ने पुराने जब्ती व्यवस्था को त्याग दिया जो किसानों के लिए तबाही का कारण था। तो इसमें कौन सा असत्य है? तो दोनों इसमें असत्य है फ्रेंड्स, तो सी आंसर हो जाएगा। टोडरमल मालगुजारी व्यवस्था को लागू करने वाले मलिक अंबर निजामशाही राज्य को प्रशासन में सुधार लाने का प्रयास किया था। उसने ठेके इजारा पर जमीन देने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दी जो किसानों के लिए तबाही का कारण था। उसके स्थान पर उसे जब्ती व्यवस्था अपनाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो सभी कथन क्या है? सभी कथन असत्य हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं डायरेक्टली। अकबर ने पहली इब्राहिम कुतुब शाही ने कैथोलिक मिशनरियों को अपने दरबार में निमंत्रित किया था। तो ये गलत है। दक्कनी राज्यों के अनेक सांस्कृतिक योगदानों का श्रेय है। अली आदिल शाह 1580 में हिंदू और मुसलमान के संतों की चर्चा करने पसंद किया था। अकबर ने पहले कैथोलिक मिशन को अपने दरबार में नियंत्रण किया था। उसके पास उम्दा पुस्तकालय था उसने संस्कृति के सुप्रसिद्ध विद्वान बामन पंडित को नियुक्त किया था। और अली आदिल शाह का उत्तराधिकारी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो 1580 से 1627 में 9 साल की आयु में गद्दी पे बैठा था। वह गरीबों पे बहुत मेहरबान था और अबला बाबा गरीबों को दोस्त का कहता था। संगीत में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उसकी एक किताब ए नौरस शिष्य से रची गई थी जिसमें विभिन्न रागों का गीत लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसमें तीनों गलत था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बुरहान निजाम शाह काव्य में धर्म निरपेक्षता सूर लगाने वाले पहला शायर था। और राजा राम मोहन राय मधुमालती की प्रेम कथा के रचनाकार महाकवि नुसरत थे और राजा मनोहर और मधुमलता। दक्कन से उर्दू 16वीं सदी के उत्तर भारत में आई थी। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसमें सभी केवल एक कथन सत्य है जिसमें गोलकुंडा साहित्यों की बौद्धिक शरणस्थल था। अकबर का समकालीन सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाही साहित्य और वास्तुकला के बेहद शौकीन थे। ठीक है, महाकवि नुसरत ने जो 17वीं सदी के मध्य में शायर थे कन्नका नगर के शासक राजा मनोहर और मधुमती की प्रेम गाथा लिखी थी। दक्कन से उर्दू 18वीं सदी के उत्तर भारत में आया था। तो इसमें केवल एक सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्राहिम रौजा है तो कौन था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। बीजापुर के शासक वास्तुकला और हमेशा एक ऊंचे मापदंड और बेहद एक बेदाग सुरुचि का परिचय दिया था। इसके काल में बीजापुर इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण इब्राहिम रौजा थे और गोल गुंबद
है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है और इसकी शैली अपनी निखार की प्रकाष्ठा पे पहुंच गई है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन देखना है। तो केवल अकबर द्वारा ऐसी व्यवस्था आरंभ की गई जिसमें जात या मनसब बढ़ाए बिना चुनिंदा अमीरों को अधिक संख्या में सैनिक रखने की अनुमति दी गई थी, तो यह सत्य है। जबकि मुगल शासनकाल में जमा दामी दस्तावेज राजस्व विभाग का लेखा जोखा होता था, तो ये 2 सही है और 1 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, अकबर और औरंगजेब के काल में अमीर वर्ग में पर्याप्त स्थायित्व आया था, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें सत्य कथन दोनों गलत है फ्रेंड्स। इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। जहांगीर और शासनकाल में अमीर वर्ग में पर्याप्त अस्तित्व आया था, न कि अकबर के टाइम में, तो वो गलत हो गया था। नेक्स्ट है, और भारतीय ईरानियों, तुरानियों और दूसरे अन्य के आगमन के आधार पर फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने कहा है कि मुगल अमीर वर्ग में विदेशियों की भरमार थी और कुछ एक दूसरे को दरबारी सेवा में आने के लिए प्रेरित करता था, तो दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 64 का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन है, तो कंदहारा, काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों की संधि स्थल पर स्थित था। कंदहारा 1522 में बाबर के अधीन आया था, तो इससे हो जाएगा दोनों सही है, ए और 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है। सफवी खुद को पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति के दावेदार मानते थे, और यहाँ पे क्या है, सत्य पूछ रहा है, तो गोल गुम्बद का निर्माण 1679 में हुआ था, तो ये गलत है, 1 सही है, केवल 1 आंसर है। गोल गुम्बद का निर्माण 1660 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सफ़ी खुद को पैगंबर से अपने संबंध के कारण एक विशेष स्थिति दावेदार मानते थे, तो वो सही हो गया। नेक्स्ट है, डच ने 1606 में कोचीन में अड्डा स्थापित किया था, और इसमें असत्य पूछ रहा है, और डच ने मूलतः कपड़ों के व्यापार हेतु पूरब में आए थे, तो सी आंसर हो जाएगा, दोनों असत्य है फ्रेंड्स। तीखे पुर्तगाली विरोध के बावजूद 1606 में गोलकुंडा के सुल्तान के एक फरमान हासिल करके मसूलीपट्टनम में अपना अड्डा बनाया था, ना कि कोचीन में, तो ये गलत हो गया डचों ने। और दूसरा है, उन्होंने मसाला द्वीप जावा सुमात्रा पर भी पैर जमा लिए थे, जिसके चलते 1610 में मसाले के व्यापार पे हावी हो चुका था। डच मूलतः मसालों के व्यापार के लिए ही पूरब में आए थे, तो दोनों गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सत्य पूछ रहा है। तो 1618 में अंग्रेज ने जहांगीर से राफेल फिंच की सहायता से फरमान प्राप्त किया था, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि राफेल फिंच अकबर के टाइम में आया था, न कि जहांगीर में। और दूसरा है, अंग्रेजों ने 1622 में ईरानी फौजों की मदद से हरमुज पर कब्जा कर लिया था, तो इसका केवल सत्य होगा, केवल 2, ये गलत है, ठीक है। और सूरत में यहाँ पे जो आया था जहांगीर के टाइम में, राफेल फिंच ना करके टॉमस रो आए थे, वो भी 1615 में आए थे फ्रेंड्स, तो ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, कैलिको शब्द संबंधित था तो किससे है, तो मोटी सूती वस्त्रों से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कैलिको शब्द मोटी सूती वस्तु से संबंधित है, ठीक है। अब 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन देखना है। तो आगरा और फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़े थे, जो उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगरों में से एक था। टॉमस रो का कथन है। और जो इसी पादरी मोसरेत जहांगीर के दरबार में आया था, तो दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। राफेल फिंच के अनुसार आगरा और फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़े थे और उन दिनों यूरोप के सबसे बड़े नगरों में से एक था, न कि टॉमस रो की वजह से, तो ये गलत हो गया था, इसमें राफेल फिंच ने बोला था। दरबार में आने वाला जेयूसी पादरी मोसरेत ने लिखा है कि लाहौर यूरोप या एशिया की किसी भी नगर के पीछे नहीं है, ठीक है। तो इसका दोनों गलत होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अस्त्राखान अवस्थित है, कहाँ पे है, तो बाकू एवं बेलगा नदी के मुहाने पे, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें
कथन सत्य पूछ रहा है। तो इब्राहिम आदिल शाह के राज में मुरहरी रब्बा पेशवा पद पर पहुंचा था, तो ये गलत है। और अहमदनगर राज्य में नायकवारी सैनिक एवं भूस्वामी तत्व थे, तो दो सही है और एक गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अहमदनगर की सेवा में मराठा परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका उल्लेखनीय पहले ही किया जा चुका है। गोलकुंडा के कुतुब शाह कहे जाने वाले शाह भी सैनिक, प्रशासनिक, कूटनीतियों के उद्देश्य में हिंदू मुसलमान दोनों की सेवाओं का उपयोग करते थे। इब्राहिम कुतुब शाह की मृत्यु 1580 में मुरहरी राव पेशवा के पद पे पहुंचा था राज्य की मुरहरी राव पेशवा के पद तक पहुंचा था। यह पद जुमला या वजीर के पद के नीचे आते थे, तो ये दोनों गलत, इसमें सिर्फ दो सही थे फ्रेंड्स, एक गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मेहराब एवं गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कार थे, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। और अलाई दरवाजे का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के पास करवाया था, तो दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसमें दोनों गलत है। अपनी इमारतों में तुर्कों ने बड़े पैमाने पर मेहराब और गुंबदों का प्रयोग किया था। तुर्क या मुस्लिम आविष्कार न तो मेहराब थी और न ही गुंबद थी, तो पहला गलत हो गया। और दूसरा क्या था, अलाई दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना करके अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, तो दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद सही वैज्ञानिक ढंग से बना पहला गुंबद है, और इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। और जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, ए सही है और गलत है, मतलब एक सही है और दो गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। और खलजी काल में बहुत सारे निर्माण कार्य हुए थे। अलाउद्दीन जी ने कुतुब मीनार के इलाके में कुछ ही किलोमीटर की दूर पर सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने सीरी को राजधानी बनाया था फ्रेंड्स? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। समतल दीवारें तुगलक वास्तुकला की एक विशेषता है और इसे नीप्रभव कहते हैं। और दूसरा है फिरोज तुगलक के अधिकतर इमारतों में नीप्रभ का प्रयोग दिखता है। असत कथन कौन सा है? तो असत कथन दोनों गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ढालू दीवार तुगलक वास्तुकला की एक और उल्लेखनीय विशेषता है जिसे निप्रभ कहते हैं, न कि समतल दीवार। ढालू दीवार था तो वो गलत हो गया फ्रेंड्स, लेकिन फिरोज तुगलक की किसी भी इमारत में हम निप्रभ नहीं देखते हैं, तो दोनों गलत हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में दोनों गलत है क्योंकि दोनों असत्य ही पूछ रहा था। नेक्स्ट है अमृत कुंड पुस्तक का संबंध है किससे है? तो योग से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से असत कथन देखना है। तो भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, तो ये सही है। और रामानंद विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया था, तो ये सही है। रामानंद के शिष्य थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स, जिसमें केवल दो गलत है क्योंकि असत्य ही पूछा था, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामानुज के शिष्य थे। रामानुज के शिष्य थे, न कि रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, तो इसमें इंटरचेंज किया हुआ था। नेक्स्ट है हकायत ई हिंद नामक प्रबंधन ग्रंथ लिखा था, तो किसने लिखा था? तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय शास्त्रीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी में अनुवाद मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था, और इसमें कौन सा है? तो इसमें कथन असत्य पूछ रहा है, तो तीनों असत्य है फ्रेंड्स, तो इसका देख लेते हैं। संगीत के समन्वयन की प्रक्रिया फिरोज तुगलक के काल में की जा रही थी, जो जुम्मा शुक्रवार की नमाज के बाद संगीत सुना करते थे। भारतीय संस्कृत शास्त्र ग्रंथ राग दर्पण उसी के काल में फारसी अनुवाद में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मान कौतूहल ग्रंथ युद्ध से संबंधित है, तो ये क्या है? तो नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण को बांग्ला में अनुवाद कराया था, और मालाधासुर वसु ने भागवत का बांग्ला में अनुवाद कराया था। ठीक है, तो इसमें तीनों गलत था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सच में सत कथन पूछ रहा है। तो फतवा ए आलमगीरी एक विधि संगीता है, तो ये सही है। और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1252 में हुआ था, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत कथन कौन सा है? तो हेमचंद्र सूरी का योगदान संस्कृत के विकास में उल्लेखनीय रहा है,
और मिताक्षर की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। तो दोनों में से दोनों सत्य है सर, तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, रबाब और सारंगी जैसे वाद्य यंत्र एक नई संगीत पद्धति का आविर्भाव हुआ है। तो इसका क्या पूछ रहा है, तो आविर्भाव हुआ तो किसके काल में हुआ, तो तुर्कों के साथ में हुआ है। तो फ्रेंड्स तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तुर्क अपने साथ रबाब और सारंगी जैसे अनेक वाद्य यंत्र नई संगीत पद्धति नियम भी लाए थे। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, और इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो शेरशाह का अंतिम अभियान कालिंजर के खिलाफ हुआ था। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि शेरशाह के लिए कालिंजर का युद्ध उसके काल का काम किया था। तो वो सही होगा। कालिंजर अभियान को जीतने के बाद शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। तो बिल्कुल सही। शेरशाह जी का उत्तराधिकार इस्लाम साथ था। तो तीनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें तीनों सही है। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल में गांव के स्थानीय मुखिया को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, तो मुकदम कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शेरशाह की प्रारंभिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो इसमें क्या है, तो इसमें कथन सत्य पूछ रहा है। तो कई गांव के समूह को परगना कहा जाता था। तो ये सही है। परगना के ऊपर की इकाई को चक्र कहा जाता था, जो मुंसिफ मुंसिफान के अंतर्गत में होती थी। तो ये गलत है। ठीक है। परगना के ऊपर सिक या सरकार होती थी फ्रेंड, जो एक सिकादार या सिकादारों का सिकादार या फौजदार और एक मुंसिफ, ये मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। तो वो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शेरशाह कालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चांदी के, इसमें कोई सही नहीं है फ्रेंड्स। इसमें देखते हैं, चांदी के सिक्के को दाम कहा जाता था। तो नहीं फ्रेंड्स, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। इसमें इंटरचेंज कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चांदी का सिक्का को रुपया कहा जाता था, और जो तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा डी, कोई सही नहीं है। नेक्स्ट है, शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था। तो 1/3। आंसर में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 88 नंबर, दिल्ली सल्तनत के दौरान गज ए सिकंदरी नामक गज का एक नया माप किसने शुरू किया था। तो सिकंदर लोधी ने किया था फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा बी, गज ए सिकंदरी, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, निजाम खान के नाम से पैदा हुआ सिकंदर लोधी 1489 में और 1517 के बीच दिल्ली का सुल्तान रहा था। 14 जुलाई 1489 में अपने पिता बहलूल लोधी की मृत्यु के बाद लोधी वंश का अगला शासक बना था। गज सिकंदरी उसी के नाम पे था। नेक्स्ट है, आदिल शाह ने विक्रमाजीत की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो हेमू को प्रदान किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है, भूमि के प्रकार और विशेषता है। तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें पोलज क्या है, तो पोलज प्रत्येक वर्ष जुताई की जाने वाली भूमि है। और प्रति क्या है, तो प्रति खेती योग्य नहीं है। चाचड़ कौन है, तो चाचड़ 2 या 3 वर्षों से पड़ती हुई भूमि है, और बंजर 3 वर्षों से अधिक तक पड़ती हुई भूमि है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 91, तो मनसबदार व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें हो गया, इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसबदार 10 का और सबसे अधिक 5000 का था। तो ये सही है। अकबर के अंतिम दौर में सबसे ऊंचे मनसबदार 5000 से बढ़कर 7000 कर दिया गया था। तो दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में से सत्कथन कौन सा है, तो मीरबख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं के प्रमुख होता था। ठीक है। तो ये सही है। जबकि मुगल काल में गुप्तचर अधिकारी को वाकिया नाविस कहा जाता था। तो ये गलत है। और मुगल काल में सूचना अधिकारी को वरीद कहा जाता। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है,
मुगल कालीन वास्तुकला के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कथन कौन सा है? तो संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल या जड़ाऊ नक्काशी पितद्वेरा का प्रयोग शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, संगमर सी गलत है। और इसमें पहले देख लेते हैं, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी के निर्मित महल शाह किला का निर्माण गुजरात बंगला शैली में किया गया है। तो सही है। बुलंद दरवाजा के निर्माण अर्ध गुंबदाकार शैली में किया गया, तो ये भी सही है। और बहते पानी वाले सुंदर बाग मुगलों को देन थी मानी जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो कौन सा सही है? तो मुगल चित्रकला का चरम जहांगीर के काल में माना जाता है, तो ये सही है। अकबर के शासनकाल में मुगल दरबार में यूरोपीय चित्रकला का चलन प्रारंभ हुआ था, तो ये सही है। और राजस्थान तथा पंजाब के पहाड़ी राज्यों में चित्रकला का विकास औरंगजेब की चित्रकला के प्रति उदासीनता के कारण हुआ था। तो तीनों सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मुगल काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसकी निगरानी में किया गया था? तो फैजी की निगरानी में किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मुगल काल में संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के काल में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिख धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और इसमें कथन सत्य पूछ रहा है, तो इसमें सत्य दोनों गलत है। और सिखों के धर्म ग्रंथ जिसे ग्रंथ साहिब कहा जाता है का संकलन गुरु रामदास ने किया था, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। इसमें अर्जुन देव किए थे, जो 5वां गुरु थे। और गुरु अर्जुन दास ने सिखों से चढ़ने वाले वसूली की व्यवस्था की। वसूली उसकी आय का 1/3 हिस्सा होता था, तो ये भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, संत और सूची है संबंधी क्षेत्र है, तो देख लेते हैं इसमें क्या सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। दूदू ने जन्म से गुजरात पे लगा, डी हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं डी में क्या था। तो इसका था 1 3 2, जिसमें दादू था तो 1 से था, और तुकोराम थे 3, और रघुनंदन बंगाल से थे। ठीक है। नेक्स्ट है, दिए गए कूट की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालमानुक्रम निर्धारित करना है। और इसमें क्या है, तो सही देख लेते हैं। तो पहले हुआ था सुलेमान सिकोह द्वारा बनारस में सुजा की पराजय, उसके बाद हुआ था धर्मट का युद्ध, और लास्ट में सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 15 अप्रैल 1658 को धर्मट का युद्ध हुआ था, जो औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में हुआ था। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 को दारा सिकोह तथा औरंगजेब के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें औरंगजेब की जीत हो गई थी। और दारा सुलेमान निको की फारसी में शाहजहां के काल में अंतिम वर्षों में बेटे के बीच उत्तराधिकारी का भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है, तो बेटे सुलेमान सिकोह द्वारा फरवरी 1658 में बनारस के पास सुजा को हरा दिया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 99 का फ्रेंड्स, तो 99 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा सिकोह की आखिरी बड़ी लड़ाई थी? तो देवरिया की युद्ध थी फ्रेंड्स। अजमेर के पास देवरिया की लड़ाई मार्च 1659 में 1659 में औरंगजेब के साथ दारा सिकोह की लड़ाई आखिरी लड़ाई थी, जिसमें दारा सिकोह का मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा देवरिया का युद्ध, मतलब बी आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, 101 नंबर कि औरंगजेब के आदर्शों और सरकारी नियमों के फायदे को एक पुस्तक में संकलित किया गया है, जिसका शीर्षक था तो जवाबित ए आलमगीरी। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी भाषा में सबसे अधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो औरंगजेब के टाइम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा औरंगजेब, मतलब आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा किए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं था फ्रेंड्स? तो सिक्कों पर कलमा का दर्ज कराना, वो बकवास मानता था, इसलिए सिक्कों पर कलमा नहीं दर्ज कराता था। बाकी तो केवल एक सही हो जाएगा, जिसमें ए आंसर है। जिसमें नवरोज त्यौहार मनाया जाना बंद करवा दिया था, तो बिल्कुल सही है सर फ्रेंड्स, क्योंकि औरंगजेब ने ही नवरेज को बंद करवा दिया था। नवरोज को झरोखा दर्शन का रिवाज भी समाप्त कर दिया था, तो ये भी सही है। बनारस का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का केशवराय मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण कराया था, तो ये भी सही है। तो औरंगजेब ने 3 सही किया था, सिक्कों पर कलमा नहीं दर्ज कराता था, तो आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर था, और असत्य कौन सा है तो दो, और दूसरा है जजिया केवल गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, तो असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ना दोनों सही है फ्रेंड्स, शरीयत के अनुसार जजिया एक वाजिब कर था, तो आंसर हो जाएगा डी। और जजिया केवल गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला कर था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरोध किसके नेतृत्व में हुआ था, तो गोखला के विरोध में हुआ था, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सत्य कथन देखना है। तो 1686 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, 1681 में ना हो करके 1699 में हुआ था, ठीक है, 1699 में। और गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, तो ये सही है, तो इसमें सत्य पूछ रहा था, तो केवल बी सही है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण औरंगजेब के किस सूबेदार ने उसकी हत्या कर दी थी, तो वजीर खान ने किया था, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मुगल परंपरा के अनुसार विवादास्पद उत्तराधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और सत्य कथन है। तो विवादास्पद उत्तराधिकारी के मामले में राज्य को मुगल प्रशासन खालिसा के अंतर्गत रखा जाता था, तो ये सही है। बाद में चुने हुए उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता था, तो ये भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस वर्ष शिवाजी ने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जवाली को जीत लिया था, तो 1656 में, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमण के अनुसार व्यवस्थित करना है, और इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 1-4-1-4-3-2 हुआ, जिसमें शिवाजी द्वारा अफजल खां की वध हुआ था पहले। उसके बाद शिवाजी द्वारा पूना में शाइस्ता खां के कैंप में हमला हुआ था। उसके बाद शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पे हमला हुआ था, और लास्ट में जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। तो शिवाजी द्वारा अफजल खां की वध कब हुआ था, तो 1659 में। शिवाजी द्वारा पूना में शाइस्ता खां के कैंप पे हमला कब हुआ था, तो 1663 में। शिवाजी द्वारा सूरत बंदरगाह पर हमला 1664 में, और जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। 111 का है बनिहट्टी की लड़ाई इतिहास में निम्नलिखित में से किस कारण से जानी जाती है, तो विजयनगर के साम्राज्य का विघटन के कारण, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे, तो देवराय द्वितीय, तो आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी तरह से याद किया था कि याद होता नहीं था। तो देवराय द्वितीय मतलब 2 है, और यहाँ पे ज भी 2 है, तो जाक अब्दुल रज्जाक तो 2 है, तो ऐसे याद रहेगा, क्योंकि मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। तो अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय में आया था, तो आंसर बी होगा। निकोलो डी कोंटी कब आए थे, तो देवराय प्रथम के समय में। डोमिंगो पायस आए थे डोमिंगो पायस आए थे कृष्णदेव राय के समय में, और नूनीज अच्युत राय के समय में आए थे, तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के द्वारा सोकोतरा द्वीप में एक सैन्य अड्डा बनाया गया था, तो पुर्तगालियों द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के पालीगर कौन थे, तो सैन्य नियंत्रण अधिकारी थे, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में जिला का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता था, तो नाडु का किया जाता था फ्रेंड्स। प्रशासन इकाई मुखिया बोला जाता था, मंडलम स्रोत मंडलेश्वर, और नाडु जिला नाडु नाल प्रभु कहा जाता था, और गांव को गोंडा कहा जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह प्रथम थे, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें कौन सा असत्य है, तो सत्य कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसमें कोई नहीं असत्य है, इसका आंसर हो जाएगा डी। देख लेते हैं। हरिहर बुक का वारंगल के काकतीय वंश के संबंध थे, तो ये सही है। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर
और बुका को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह को दमन करने के लिए भेजा था, तो ये भी सही है। हरिहर और बुक्का के गुरु विद्याधरन थे, तो ये सही है। और हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा के किनारे बसाया था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है सूची को मिलान करना है, तो विजय, और इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये बहुत बड़ा है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें 3, 4 इसको मिलान करना थोड़ा सा टफ हो रहा है, छोटा कर लेते हैं। इसमें पढ़ लेते हैं। वो विजयनगर का पहला शासक हरिहर द्वितीय था, जिसने ब्राह्मणियों से गोवा छीन लिया था। कृष्णदेवराय दरबार में अष्टदिग्गज कवियों का आश्रय प्रदान किया गया था। विजयनगर के बुक्का प्रथम चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। गुगरी महल की स्थापना मानसिंह द्वारा की गई थी और जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी सूची मिलान करना है, तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। मलिक सवर जौनपुर सल्तनत था। जफर खां गुजरात सल्तनत। दिलवार खां धूरी काम था, तो ये मालवा सल्तनत। और अलाउद्दीन हसन बहमनी सल्तनत था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में सिराज ए हिंद कहा जाता था? उत्तर प्रदेश के किस शहर को? तो जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता था। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्रेंड्स, अभी अब हमारा करंट आ गया है, तो मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आयाम शामिल है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा सी। मानव विकास में कितना भी हमारा स्थान है? तो मानव विकास में 193 स्थानों में 134वां स्थान है, ना कि 135वां, तो सी गलत था। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स? इसका आंसर सी हो गया। 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा गलत था। नेक्स्ट है स्कॉटहोम इंटरनेशनल, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है वो देखना है फ्रेंड्स। तो स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के मार्च के 2024 के रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है, तो ये सही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्ष में भारत का आयात में 57% की वृद्धि हुई है, तो ये गलत है। और सिपरी की स्थापना 1966 में हुई थी, तो ये भी सही है, जबकि सिपरी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो ये गलत है। इसमें क्या पूछा तो कौन सा सही नहीं है? तो 2 और 4 सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। सिपरी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1666 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और यहाँ पे के 4.7% की हथियार के आयात में वृद्धि हुआ है 10 वर्षों में, ना कि 5.7। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है, तो ये सही है फ्रेंड्स। इस ब्रिज की ओखा बेयर द्वारा सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, तो ये सही है। तो उपयुक्त में से तीनों सही होगा, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वित्तीय कार्रवाई कार्य FATF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कौन सा है? तो वित्तीय कार्रवाई बल FTF एक अंतर सरकारी संकाय है जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों ने 1989 में स्थापित किया था, तो ये सही है। और FATF की बैठक 1 साल में 3 बार आयोजित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। 1 और 2 सही है। और UAE को ग्रे लिस्ट से हटाने से निवेश परिधि से खासकर कि भारत की गैर बैंकिंग कंपनियों में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना है। तो अमीरात को FAT ग्रेड श्रेणी से शामिल किया गया तो नहीं फ्रेंड्स, हाल ही में उसको निकाल दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी। 25 का है, हाल ही में प्रधानमंत्री 5A विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 का भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजन किया था। F5 फार्मूला में क्या शामिल नहीं है?
तो फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। जबकि फार्म टू फाइबर है, फार्म टू फैक्ट्री है और फार्म टू फॉरेन भी है, जबकि फैक्ट्री टू स्टेशन उसमें F5 में शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 5A फार्मूला में फार्म टू फाइबर, फार्म टू फैक्ट्री, फार्म टू फैशन, फैशन टू फॉरेन शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन देखना है फ्रेंड्स। तो इसका देख लेते हैं, इसमें दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ही। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा एक क्रांतिकारी ऑटोमोटिव ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया गया है। वर्तमान में ग्राहक 5 राज्यों में, जहां महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और तमिलनाडु में चुनिंदा 183 खुदरा दुकानों पर इथेनॉल 100 का लाभ उठा सकता है। तो आंसर हो जाएगा, उसमें आंसर क्या था, डी। इसमें दोनों गलत था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी दे दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा गलत है, तो इसमें कौन सा गलत है फ्रेंड्स, तो इसमें केवल 2 गलत है। जिसमें सही कौन है, तो सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया गया है और दूसरा विशेष चिप्स के सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया है। तो ये दोनों सही है, जबकि दो इसमें गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें असत्य ही पूछा था, तो आंसर बी हो जाएगा, मतलब 2 गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है, असत्य कथन खोज रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला लिया है, तो ये असत्य है। तो और नायाब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये सही है। बीजेपी हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहल्याबाई किया गया था, ना कि शिवाजी नगर। तो एक गलत था, तो आंसर इसमें ए ही गलत ही पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए। 29 का है, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें सही पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें सही क्या क्या हो जाएंगे, तो 2 और 3 सही है, तो 2 जो सही है वही हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इस सूचकांक पे शीर्ष प्रदर्शन राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे है, तो ये सही है। और 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है, तो दोनों सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सुर्खियों बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, साहित्योत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया है और ये कहाँ किया गया है फ्रेंड्स, तो ये उपयोग में से कोई नहीं, साहित्य अकादमी का द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़ा साहित्य उत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। तो आंसर यहाँ पे कोई नहीं था, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है, तो शीतल देवी को। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करो और असत्य कथन चुनना है। तो खबरों में रहा RS24 आर्स का संबंध पनडुब्बी से है, तो ये सही है। हाल ही में उत्तराखंड में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियन का आयोजन किया गया है, तो दोनों सही है, इसमें कोई असत्य नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सही कथन नहीं है वो पूछ रहा है, तो केवल एक नहीं है, बाकी जो सही है वो हम पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। यह विषुवत रेखीय नज़दीक होने के कारण ईंधनों की बचत करेगा और कुलशेखरपट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधा दक्षिण की ओर जा सकता है। तो केवल गलत कौन सा है, तो केवल गलत डी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्टल तमिलनाडु की इडुक्की जिलों में कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 35 का है, जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 1, 3, 4 सही है। तो
तो इसको पूरा डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हाल ही में भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन एक्शन प्लान GCBAP नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। तो कहाँ? तो नागपुर में GCBAP का लक्ष्य 2050 तक सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन कार्बन इमारतें बनाने का लक्ष्य है। और जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अपने वैश्विक भागीदारियों के साथ 2021 में लॉन्च किया है। और नागपुर उन 6 वैश्विक शहरों में से एक है जो केन्या, कोस्टा रिका, तुर्की और कोलंबिया में अन्य जहां JCBA परियोजना कार्यान्वित किया गया है। तो चारों इसमें सही है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका डिस्क्रिप्शन ही हम लोग देख लिए हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी दूत ने लेबनान में शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर चर्चा की है। ब्लू लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कौन सा है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। ब्लू लाइन नीले बैरल्स से निर्मित है और भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स तक विस्तारित है। तो ये सही है। इसे 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित किया था। तो ये सही है। इजराइल और लेबनान को अलग करने वाली कोई आधिकारिक सीमा नहीं है, यह ब्लू लाइन से ही तय होती है। तो ये भी सही है। और इन लाइन का उद्देश्य लेबनान के दक्षिण से इजराइल सेना की वापसी पुष्टि करना था। तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसमें सभी सही है। नेक्स्ट है, समरूम लैंड पोर्ट्स के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें केवल 2 सही नहीं है फ्रेंड्स। जो सही है वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। तो ये सही है। और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों को कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगी। तो ये भी सही है। तो आंसर किसका होगा? बी, जिसमें वो असत्य पूछ रहा था। तो 2 गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है? तो INS जटायु भारतीय नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। तो एक सही है फ्रेंड्स। यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। तो ये गलत है। कारावती INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो ये परमार रवि मनुभाई को। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमारा लाइफ सेट करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई बने हैं। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही प्रधानमंत्री ने बिहार में 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। इसका संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसमें है 1 और 3 सही है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस पटना और लखनऊ तक जाएगी और दूसरा है वंदे भारत एक्सप्रेस पटना और न्यू जलपाईगुड़ी तक जाएगी। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें कोई भी सत्य कथन नहीं है फ्रेंड्स। इसमें डी आंसर है। तो फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ना कि स्वीडन बना है। तो ये पहला गलत हुआ। दूसरा है, जनजातीय मामलों की मंत्रालय सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने के साथ जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों पर उत्पन्न शोध करने के जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिल्ली एम्स के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, तो जोधपुर एम्स के न होकर के दिल्ली एम्स से था फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें असत्य कथन है। तो तीनों असत्य कथन है। ठीक है, तो इसका देख लीजिएगा, ये मैं डाल दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें क्या था कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए इजी हो जाएगा और हमारे लिए भी। DBT द्वारा 2020 में महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाएगा। इसमें 20 संस्थाएं सहयोग में शामिल हैं। कैमरूर की राजधानी याओंडे में आयोजित एक ऐतिहासिक सभा में अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्री, वैश्विक मलेरिया भागीदारी फंडिंग एजेंसी, वैज्ञानिकों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख मलेरिया हितधारकों में मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। ठीक है, तो
यहाँ पे फाइलेरिया ना होकर के मलेरिया था। और यहाँ पे क्या है, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित देश बन गया है। तो गलत है फ्रेंड्स, ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषित देश बन गया है, ना कि दूसरा। तो तीसरा भी गलत था, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, इसमें तीनों असत्य हैं। नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना और सत्य कथन ही चुनना है इसमें भी। तो दो केवल असत्य कथन है, जिसमें पहला है जो सत्य कथन वो देख लेते हैं। यूरोपीय फ्री ट्रेड्स एसोसिएशन केवल आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। तो ये सही है, तो केवल दो गलत है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। हाल ही इसमें सत्य कथन पूछ रहा है, तो इसमें दोनों गलत है फ्रेंड्स। देख लेते हैं इसमें। हाल ही में स्पेन भारतीय फार्माकोपियो को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनी भाषाई देश बन गया है, तो वो गलत है। ठीक है, भारतीय फार्माकोपियो आयोग को स्वास्थ्य हाल ही में निकारागुआ ना कि स्पेन, तो ये गलत है। और दूसरा चतुर्थ पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन का पर नियंत्रण करने के लिए हेतु किया गया है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोनों गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ना तो एक और ना ही दोनों गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट है चत्सु पोर्टल किसके लिए, तो संचार सारथी के लिए, ना कि संचार शास्त्री के लिए, ना कि कोयला आवंटन के लिए, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा ADITI योजना की शुरुआत की गई है। ADITI का पूर्ण विस्तार कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी है, एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDEX हो गया, तो आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट है चर्च, इसमें क्या है, तो सत्य कथन है, तो किसमें सत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स, तो चर्चा में रहा ओखला पक्षी अभ्यारण्य दिल्ली में स्थित है, तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, ना कि दिल्ली में, तो एक गलत हो गया। और सत्य कथन पूछ रहा था 3 मार्च 2024 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, तो ये सही है, तो आंसर हो गया बी, जिसमें 2 सही है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन चुनना है, तो असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों असत्य कथन है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। और मवेशी तस्करी पे अंकुश लगाने हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश ना होकर के बिहार ने किया है। ठीक है, और बिहार लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मुख्यमंत्री कल्चर एम्बेसडर ऑफ इंडिया देख लेते हैं। इसमें सत्य कथन देख लेते हैं। असत्य तो तीनों है फ्रेंड्स, और बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा डी। लेकिन सत्य कथन कौन कौन है, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों पढ़ लेते हैं। बेगूसराय निवासी लेखिका मेनिका मलिका को हाल ही में वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार देने के लिए घोषणा की गई है। यह पुरस्कार नेपाली भाषा में उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद में दिया जाएगा। हाल ही में बिहार लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया था। और मवेशी तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया, न कि उत्तर प्रदेश ने, तो आंसर क्या हो गया डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सत्य कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें केवल 2 सत्य कथन होगा, जिसमें केवल अमिताभ घोष को 2024 में प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बी आंसर सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन देखना है फ्रेंड्स, इसमें दोनों असत्य कथन है। मोहम्मद मुस्ताफ को हाल ही में फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो न कि राष्ट्रपति के रूप में, तो ये गलत था। और वैज्ञानिक ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नेक्टिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जो थाइरिसिस के पूर्व किनारे पर स्थित है, जो कि एक व्यापक क्षेत्र स्थलाकृति उभार है, न कि ज्वालामुखी बृहस्पति पे ना होकर के मंगल पे किया है, तो आंसर हो जाएगा क्या, तो सी आंसर हो जाए। इसमें दोनों असत्य है।
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है, तो कौन बना है फ्रेंड्स? तो मॉरिशस बना है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये 150 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं को सुधार कर सकूं। ठीक है, तो जुडून टेस्ट सीरीज़ का ये 5वां टेस्ट है फ्रेंड्स और मध्यकालीन का था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग।